तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां। उम्र से त्वचा का पता ही नहीं चलता, काटो घोलो लगा लो, हर सफेद बाल काला बना लो। 90s नॉस्टैल्जिया वाले ये सारे ऐड बचपन की याद और बुढ़ापा ना आने की फरियाद से भरे हैं। 90s हो या 2026, एक मामले में समय ज्यादा नहीं बदला है। तब भी सारे साबुन शैम्पू क्रीम इंसान को यंग दिखाने की लॉलीपॉप दिए रहते थे। अब फैंसी वर्ड्स आ गए हैं, एंटी एजिंग क्रीम, एंटी एजिंग सीरम एंड व्हाट नॉट। लगता है ना काश पुराने दिन वापस आ जाते, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। टाइम मशीन होती तो कितना सही होता, हम फिर से यंग हो जाते। भले ही टाइम मशीन्स सिर्फ साई-फाई सिनेमा में दिखती हों, ये जरूर हो सकता है कि साइंटिस्ट उम्र कम करने की कोई तरकीब निकाल ही लें। इनफैक्ट हमारे सेल्स के लेवल पर ऐसी टेक्नोलॉजी को टेस्ट भी किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शताक्षी अस्थाना और ये है साइंसकारी। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. जब भी मैं कोई वैम्पायर वाले शोज या मूवीज देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कितना सही होता ना उम्र बढ़ना ही बंद हो जाती, हमेशा स्वीट 16 रहते। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या धीमी हो सकती है उम्र की रफ्तार? जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारे शरीर के सेल्स भी बूढ़े होने लगते हैं। सेल्स यानी कोशिकाएं जिनसे हमारा शरीर बना है। जैसे नया फोन शुरू में तो फर्राटा चलता है, फिर बाद में ऐप्स खुलने में 4 साल लगाने लगती हैं। वैसे ही सेल्स में जो पार्ट्स होते हैं वो भी धीमे पड़ने लगते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, उसका एनर्जी आउटपुट कम होने लगता है। कभी कूड़ा कचरा जमा होने लगता है तो वो भी सेल्स की फील्डिंग सेट कर देता है। अब जब पुर्जे ही खड़खड़ाने लगेंगे तो मशीन सही से काम कैसे कर पाएगी? यही वजह है कि बूढ़े होते सेल्स एक बड़ा रिस्क फैक्टर होते हैं, जिनकी वजह से कैंसर, हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक जैसी ज्यादातर बीमारियां हमारे शरीर में घर बना पाती हैं। यानी प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गई, तो जब सेल्स का बुढ़ा जाना समस्या की जड़ है तो इन्हें यंग बना देते हैं। यानी उस जमाने में लिए जाते हैं जब ये फिट फाट तंदुरुस्त हुआ करते थे। हो सकता है ऐसा करने से कई बीमारियों का इलाज हो सके। 9 जून 2026 को लाइफ बायोसाइंस नाम की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बताती है कि उसने सेल्स को यंग बनाने की थेरेपी का पहली बार एक इंसान पर ट्रायल शुरू किया है। एक बार फिर चर्चा शुरू हो जाती है इंसान के यंग बनने की कोशिशों पर, और इसमें सबसे ऊपर नाम आता है ब्रायन जॉनसन का। ये नाम शायद आपने सुना होगा। अमेरिका के करोड़पति हैं, अपना लाइफ स्पैन लंबा करने के लिए तमाम एक्सपेरिमेंट्स अपने ऊपर कर चुके हैं। उनकी उम्र वैसे तो 48 साल है, मगर उम्र का पैमाना उनके लिए अलग है। वो दावा करते हैं कि उनका दिल 37 इयर्स का है और लिवर 18 इयर्स का। दिन में 80-85 दवाइयां खाते हैं, कई बार इससे भी ज्यादा। अलग अलग ट्रीटमेंट्स ले चुके हैं, यंग ब्लड प्लाज्मा एक्सचेंज, जीन थेरेपी, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली रैप्माइसिन जैसी दवाइयां, सब कुछ ट्राई कर डाला। गोल एक ही था, बूढ़े होते सेल्स को फिर से यंग बनाना है। कई ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, जिनके चांसेस उम्र के साथ ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट व्हाई? होता क्या है? इनसे जुड़े कुछ जीन्स होते हैं जो पहले से हमारे डीएनए में शामिल रहते हैं। डीएनए को रेसिपी बुक समझ लीजिए। इसमें लिखी होती हैं जीन्स की रेसिपी, और इन जीन्स से बनते हैं प्रोटीन। हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस के लिए ये प्रोटीन्स काफी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब रेसिपी बुक तो है हमारे पास, मगर खाना बनाना भी है या नहीं, कम बनाना है या ज्यादा, ये लिखा होता है एपिजेनेटिक कोड में। डीएनए अगर रेसिपी बुक है तो एपिजेनेटिक कोड किचन को चलाने वाला मैनेजर। बेसिकली एपिजेनेटिक कोड एक पूरे पैटर्न को मैनेज करता है। ये पैटर्न इस बात का होता है कि डीएनए में जो जीन छपे हैं उनका एक्सप्रेशन घटाना है या बढ़ाना है, यानी इनसे जुड़े प्रोटीन्स बनेंगे या नहीं, कम बनेंगे या ज्यादा बनेंगे। ये सिग्नल देने का काम करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जैसे प्रोटीन्स। ये जाकर डीएनए के खास हिस्सों में जुड़ जाते हैं और फिर जीन एक्सप्रेशन को हरी झंडी दिखानी है या लाल, ये डिसाइड हो जाता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस कुछ जीन्स को कहते हैं चलो चलो आगे बढ़ो, और कुछ को वहीं गाड़ी किनारे करो। उम्र के साथ डीएनए तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, मगर ये एपिजेनेटिक कोड बदल सकता है। ये लाइफस्टाइल, आसपास के एनवायरनमेंट और एजिंग जैसे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो सकता है। जब इसकी वजह से जीन्स का एक्सप्रेशन और प्रोटीन्स का प्रोडक्शन बदलता है तो शरीर पर भी असर पड़ता है। जैसे कैंसर से बचाने वाले जीन्स हमारे डीएनए में कोडेड होते हैं। एपिजेनेटिक कोड की वजह से जब इन जीन्स का एक्सप्रेशन ऑफ हो जाता है तब कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।
ब्रायन ऐसे ही चांसेस को कम करना चाहते हैं। वो खुद पर जो एक्सपेरिमेंट करते रहे वो कितने साइंटिफिक है इसको लेकर डिबेट रहती है। किसी भी थेरेपी को इफेक्टिव तब माना जाता है जब उसको एक बड़ा डाइवर्स डेटा सेट सपोर्ट कर रहा हो। इसके लिए होते हैं क्लिनिकल ट्रायल। लाइफ बायोसाइंसेज ने क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट भी कर दिया है। वो ऐसी थेरेपी की सेफ्टी को टेस्ट कर रहा है जिससे एपिजीनोम में जो चेंज हुआ है उसको रिवर्स किया जा सके, सेल के पुराने वाले फीचर्स लौट आए, सेल को रीसेट किया जा सके। कंपनी का कहना है कि सेल्स में आए एपिजेनेटिक चेंजेस को रिवर्स करने से रिलेटेड कई इशारे मिले हैं। उम्मीद की जा रही है कि ऐसा करने पर सेल्स अपनी पुरानी अवस्था में लौट सकेंगे। अगर ऐसा सेफली किया जा सके तो हो सकता है कि कई बीमारियों के इलाज में फायदा मिल जाए। बट ये किया कैसे जाएगा? कैसे घट सकती है सेल्स की उम्र? लाइफ बायोसाइंसेस की थेरेपी के पहले और भी कई कोशिशें, कई टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। गोल एक ही होता है, सेल्स की उम्र को कम करना, जीन्स को ऐसे रिप्रोग्राम करना कि सेल्स को पुराने दिन याद आ जाए, यानी जो फीचर्स पहले सेल्स में हुआ करते थे उनकी यंग एज में वो वापस आ जाए। पर कितना यंग, यानी सेल्स की उम्र को कितना पीछे लेकर जाना है? इसके दो जवाब हो सकते हैं। या तो एकदम पहले खाली स्लेट बना दिया जाए, जैसे फोन में फैक्ट्री रीसेट मार दो, सारी पुरानी सेटिंग्स उड़ जाएंगी और मशीन फिर से ब्रांड न्यू। जब हमारा शरीर बनना शुरू होता है, यानी फीटस या भ्रूण वाली स्टेज में होता है, तो शरीर में कुछ प्लूरीपोटेंट सेल होते हैं। मतलब ऐसे सेल होते हैं जो मैच्योर होकर कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन करने के लायक बन सकते हैं। इन मैच्योर सेल्स की अपनी एक अलग कैपेबिलिटी होती है, फंक्शंस होते हैं, जैसे हार्ट के, आंखों के सेल्स वगैरह। ऐसे किसी मैच्योर सेल को अगर वापस प्लूरीपोटेंट बना दिया जाए तो सेल अपनी स्पेशलाइज्ड पहचान खो सकता है और फिर किसी भी डायरेक्शन में डेवलप हो सकता है। इसको कंप्लीट रीप्रोग्रामिंग कहते हैं। पर यहाँ खतरा ये होता है कि प्लूरीपोटेंट सेल्स अगर अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड करने लगे, ग्रो करने लगे, तो ट्यूमर और कैंसर का खतरा हो सकता है। इससे अलग होती है पार्शियल रीप्रोग्रामिंग। यहाँ सेल्स को प्लूरीपोटेंट नहीं बनाया जाता, यानी एकदम बेसिक वाली स्टेज में वापस नहीं भेजा जाता। इसका मतलब सेल्स की कैपेबिलिटीज इंटैक्ट रहती हैं, यानी पूरा गजनी नहीं बना देना कि पहले का कुछ याद ही ना रहे। तो यहाँ करते क्या है? यहाँ पर एपिजीनोम को फिर से यंग करने पर फोकस रहता है, यानी जो एपिजेनेटिक कोड जीन एक्सप्रेशन को ऑन ऑफ का सिग्नल दे रहा था उसको चेंज करने की कोशिश रहती है। इसका जो तरीका लाइफ बायोसाइंसेस ट्राई करने जा रही है वो है जेनेटिकली इंड्यूस्ड रीप्रोग्रामिंग। सुनने में भारी लग रहा है, आई नो। जेनेटिकली यानी कुछ तो जीन्स और डीएनए से रिलेटेड हो रहा है। यहाँ एंट्री होती है उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की, उन स्विचेस की जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। 4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जिन्हें यामानाका फैक्टर्स कहा जाता है। किसी जापानी रॉक बैंड का नाम लग रहा है ना? है नहीं। इनको ऐसा ट्रिगर समझ लीजिए जिनको दबाने से सेल्स रीप्रोग्राम हो सकते हैं, यानी इनकी पुरानी सेटिंग्स रिस्टोर हो सकती हैं। मान लीजिए बचपन या जवानी के दिनों का वो गाना जिसको सुनते ही आप वापस उन्हीं दिनों में लौट जाते हैं। ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डीएनए को सिग्नल देते हैं कि चलो जवानी वाले जीन प्रोग्राम को फिर से ऑन कर दो। लाइफ बायोसाइंसेस ने इनमें से 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स OSK को काम पर लगाया है। तो अब टारगेट क्या है? ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डीएनए को सिग्नल देंगे, इससे एपिजेनेटिक पैटर्न रीऑर्गेनाइज हो जाएगा, यानी प्रोटीन बनने का प्रोसेस वैसा होने लगेगा जैसा यंग एज में रहा होगा। जैसे किसी पुराने कमरे की बिखरी हुई अलमारी हो, उसको ठीक ठाक करके पहले जैसा कर दिया जाए। वाकई में ऐसा हो गया तो सेल्स रिजुविनेट हो सकते हैं, यानी अपनी यंग स्टेट में पहुंच सकते हैं। ये कितना सक्सेसफुल होता है ये अभी देखा जाना है। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी नई नहीं है। एपिजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग को पहले सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है। 2020 में मैमल्स यानी स्तनपायी जानवरों के टिश्यूज पर टेस्ट हुआ। एपिजीनोम रीप्रोग्राम हुआ तो टिश्यू के फंक्शन और रीजेनरेशन पर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। इसी तरह चूहों में स्टडी हुई तो विजन लॉस को रिवर्स किया, यानी देखने की शक्ति वापस लाई गई। आंखों का जो रेटिना होता है उसमें लगे न्यूरॉन्स जब बूढ़े होने लगते हैं तो विजन लॉस का खतरा बढ़ जाता है। चूहों में वो OSK ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की सिग्नलिंग से जीन एक्सप्रेस होने लगा और वैसा ही पैटर्न ऑब्जर्व किया गया जो यूथ स्टेज में था। एक बड़ा ब्रेक मिला 2020 में जब साइंटिस्ट ने एक स्टडी में यामानाका फैक्टर्स का सहारा लिया। यहां देखा गया कि एपिजेनेटिक पैटर्न वैसा होने लगा था जैसा 5 साल पहले हुआ करता था, यानी सेल्स की एज को रिवर्स करने के कई प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देखे जा चुके हैं। मगर फोकस सिर्फ रिजल्ट पर नहीं है। लाइफ बायोसाइंसेज ने अपनी थेरेपी को नाम दिया ER100। इसके क्लिनिकल ट्रायल का फेज 1 शुरू हो गया है। फेज 1 में ER100 की सेफ्टी चेक की जानी है। जिस पेशेंट पर यह ट्रायल किया जा रहा है उसको ग्लूकोमा है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है।
कोशिश ये की जा रही है कि जीन्स को एक्टिवेट किया जाए। जीन्स एक्टिवेट होंगे तो हो सकता है कि इनसे जो प्रोटीन बनते हैं वो ऑप्टिक नर्व के न्यूरॉन्स की मरम्मत कर सकें। ऑप्टिक नर्व आंखों को दिमाग से जोड़ती है। ग्लूकोमा होने पर ये नर्व खराब हो जाती है। ये न्यूरॉन्स आमतौर पर रीजनरेशन नहीं कर पाते हैं। ये ट्रायल टेस्ट करने वाला है कि जीन्स की रीप्रोग्रामिंग करना कितना सेफ है। जीन्स में कुछ भी दाएं बाएं करना हो तो सेफ्टी एक बड़ा मैटर रहता है। अभी तक ज्यादातर रीप्रोग्रामिंग एनिमल टेस्ट सब्जेक्ट्स पर करके देखी गई है। इसमें यह भी पता चला है कि सेफली किया तो जा सकता है, मगर एक इशू अभी भी बना हुआ है। अभी पूरी तरह रीप्रोग्रामिंग को समझा भी नहीं गया है। एपिजेनेटिक और सेल्यूलर मैकेनिज्म कैसे उम्र बढ़ाने का काम करते हैं अभी नहीं पता है। ज्यादातर स्टडीज पहले एनिमल टिश्यूज पर की जाती हैं, जानवरों पर की जाती हैं। इंसानों में भी ये वैसे ही सक्सेसफुल हो, इसके लिए शायद नई टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़े। एक बार रीप्रोग्रामिंग हो गई और रिजुविनेशन अचीव कर लिया गया तो उसके बाद इस नई स्टेट की स्टेबिलिटी को लेकर कंसर्न रह जाता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे, इसको लेकर स्टडीज अभी की जानी है। सबसे जरूरी तो ये देखना है कि ये कम उम्र वाले फीचर्स बने रहें और बाद में पुरानी स्टेट में वापस ना पहुंच जाएं। एक चैलेंज तरीके का भी है। रीप्रोग्रामिंग फैक्टर्स को वायरल वेक्टर्स के जरिए डिलीवर किया जाता है। इससे डर रहता है कि वायरल जीनोम कहीं खुद को इस तरह डीएनए में इंटीग्रेट ना कर ले कि अनवांटेड म्यूटेशन होने लगे। सबसे बड़ा खतरा होता है कि रीप्रोग्राम हो चुके सेल्स कहीं सेल डिवीजन के ऐसे स्टेट में ना पहुंच जाएं कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता चला जाए। अब नॉर्मल सेल ग्रोथ से ट्यूमर का खतरा हो सकता है जो कैंसर की शक्ल ले सकता है। लाइफ बायोसाइंसेस के ट्रायल के रिजल्ट से दो बड़े फायदे होंगे। साइंटिफिक कम्युनिटी को बूस्ट मिलेगा। अगर ये थेरेपी सेफ निकलती है तो ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स पर ट्रायल करने की कोशिशें आगे बढ़ सकती हैं। प्लस कोई भी सक्सेसफुल रिसर्च टेक्नोलॉजी में ट्रस्ट बिल्ड करती है तो इन्वेस्टर्स भी आगे आने से हिचकिचाते नहीं हैं। उन्हें निवेश पर रिटर्न दिखता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड होने लगता है। हो सकता है आने वाले वक्त में उम्र को रोकना नहीं लेकिन उसकी रफ्तार को धीमा करना पॉसिबल हो जाए। फिलहाल लाइफ बायोसाइंसेस का ट्रायल इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है कि क्या हमारे सेल्स सचमुच अपने पुराने दिन याद कर सकते हैं। वैसे तो बाबू मोशाय जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं बड़ी भी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताइएगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए स्टे काम स्टे यंग, बाय।